नमस्कार। 20 न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, 25 मार्च 2022 रूस यूक्रेन युद्ध का करीब एक महीना हो चुका था। यूक्रेन से जान बचाकर आए शरणार्थियों और अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे। पोलैंड का यशुफ में उन्होंने वही बात दोहराई जो 2 दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने कहा था। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के मारियोपोल में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। करीब 2 सप्ताह पहले भी बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में कहा था कि वो पुतिन को युद्ध अपराधी मानते हैं। कुछ ऐसी वक्त नीदरलैंड्स के दे हैक में 38 देशों का प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। इन देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रूस के खिलाफ कथित युद्ध अपराध के जांच करने की गुजारिश की। तो दुनिया जहान में इस सप्ताह पड़ताल इस बात की कहा कि यूक्रेन की कथित युद्ध अपराध के लिए व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। 1862 में स्विस मानवाधिकार कार्यकर्ता हेनरी टूनो की लिखी किताब मेमोरी ऑफ सोफिरिनो प्रकाशित हुई थी। इस किताब में 1859 की इटली युद्धों के घायल सैनिकों का मार्मिक चित्रण था। इसने दुनिया को झकझोर कर रखा था। क्लाउस जैकबिस जर्मनी का इंटरनेशनल न्यूरनबर्ग प्रिंसिपल एकेडमी में निर्देशक है। हेनरी डूनी की किताब के छपने की साल भर बाद स्विट्जरलैंड में 12 यूरोपीय देशों ने जेनेवा कन्वेंशन नाम का एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। वो कहते हैं ये युद्ध के दौरान क्रूरता और अमानवीय अत्याचार रोकने की कोशिश थी। इस समझौता में कई तरह का नियम थे, जैसे घायल सैनिकों को जंग का मैदान में इसलिए मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है कि वो दुश्मन सेना से है। युद्धबंदियों को अमानवीय हालात में नहीं रखा जा सकता। जानकारी निकलने के लिए किसी का टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अस्पताल या घायलों का इलाज करने वाली जगह पर हमला अस्वीकार्य है। उस वक्त जंग के मैदान में मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में ये बड़ी पहल थी। बाद में कई और समझौता का साथ लेकर जेनेवा कन्वेंशन बनाया गया, लेकिन इनका पालन करने को लेकर मुल्क पर कानूनी प्रतिबद्धता नहीं थी, इसलिए उम्मीद के अनुरूप नतीजा भी नहीं मिला। क्लाउस जैकबिस के कहना है जेनेवा और हेग कॉन्फ्रेंस में युद्ध के कुछ तरीकों पर रोक लगाया गया था, लेकिन ना तो सजा का प्रावधान था और ना ही प्रतिबंधों की व्यवस्था। ये कमी इन कन्वेंशन का मूल सिद्धांत में थी। जैसे जेनेवा कन्वेंशन में युद्धबंदियों पर अत्याचार पर मनाही है, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा ये स्पष्ट नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद अपराध के लिए जिम्मेदारी तय करने और सजा देने पर बहस छिड़ी। 1919 में वर्साई की संधि हुए, जिसमें जर्मनी के सम्राट काइजर विल्हम द्वितीय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला चलाने को लेकर एक धारा जोड़ी गई थी। क्लाउस जैकबिस कहते हैं इससे एक आधारभूत समस्या थी। ये संधि जर्मनी और प्रथम विश्व युद्ध का विजेता मित्र देश के बीच हुई थी। जर्मनी का सम्राट भागकर नीदरलैंड चले गए थे, जो संधि में शामिल नहीं था। ऐसे में उन पर मुकदमा चलाना असंभव था। 1994 में 100 दिनों के भीतर हुतू विद्रोही ने करीब 8 लाख तुस्तिया को हत्या कर दी थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रोवाडा के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया। पैट्रिसिया कहती है अभियोजकों को ये तय करना था कि इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। रोवाडा का मामला में उन्होंने उन लोगों को दोषी ठहराया जो सरकार में ऊंची पद पर बैठा हुई थी। आरोपियों में कई नेताओं और मंत्रियों के नाम था। हालांकि उन्होंने 10 कबार तक घटना की जिम्मेदारी। ट्राइब्यूनल ने कुल 61 लोगों को सजा सुनाई। इनमें रोवाडा का पूर्व प्रधानमंत्री शोन कोवेंडा भी शामिल थे। वो पहले
राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्हें नरसंहार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा रुवांडा में भी कुछ लोगों पर मुकदमा चला गया और कई लोग का सजा दी गई। रुवांडा और यूगोस्लाविया के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल केवल 2 देशों के मामले में युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1998 में करीब 100 देशों ने नाम रजिस्टर किया, यानी कि रोम कानून पर हस्ताक्षर किया, जिसमें युद्ध अपराधों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए एक स्थायी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन कुछ देशों कोर्ट की अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इनमें अमेरिका, चीन और रूस अहम है। यूक्रेन में युद्ध अपराध। यूक्रेन से मिली कई खबरों के अनुसार रूसी सेना जानबूझकर वहां आम नागरिकों पर हमला कर रही है। मारियोपोल शहर का एक अस्पताल पर बम हमला इसका उदाहरण है। लेकिन क्या इसे युद्ध अपराध कह सकता है? वेल्किस विल ह्यूमन राइट्स मंच की क्राइसिस एंड डिवीजन से सीनियर रिसर्चर है। वो उन चंद संगठनों में से एक है जो स्वतंत्र रूप से यूक्रेन में कथित युद्ध अपराध के सबूत इकट्ठा कर रही है। वो कहती है, हम सबसे पहले ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि जहां हमला हुआ क्या वहां उस वक्त वैध मिलिट्री टारगेट था, क्या वहां यूक्रेनी सैनिक तैनात था या वहां से गुजर रहे थे, क्या वहां पास में कोई सेना अड्डा या मिलिट्री फैक्ट्री थी। लेकिन हमले की जगह पर यूक्रेनी सैनिक की मौजूदगी का पता लगाना पेचीदा मामला है। वो कहती है, वहाँ रूसी सैनिक के खिलाफ आम नागरिक यूक्रेन सैनिक की मदद कर रहा है और फिर वहाँ मार्शल लॉ लागू है, जिसके तहत 18 से 60 साल की उम्र के सभी पुरुषों के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है। ऐसा में वो आम नागरिक नहीं माना जाएगा। एक पहलू ये भी थी कि यूगोस्लाविया और रुवांडा हिंसा के दौर के मुकाबला आज जांचकर्ताओं के लिए सबूत इकट्ठा करना थोड़ा आसान हो गया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीट्स न्यूज़ 24 अनुसार।